थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया सा भक्तिपूर्ण सॉन्ग था आज का, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत इतनी अच्छी तरह से हुई है हमारे डॉक्टर विनय मैम के साथ में और वृंदा मैडम के साथ में, वैसे हमारे मनीषा मैम के होस्टिंग के साथ। और अभी जो नवरात्रि चल रहा है, जिसे हम शक्ति का उत्सव भी कहते हैं, जो हमारे माँ दुर्गा के अलग अलग अवतार है उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। उसी कड़ी में आज हमारा एक सेशन हमारे हेल्थ बास्केट फोरम ने यहाँ पे प्लान किया है सबके लिए। और हम चाहते हैं कि जिन लोगों के बारे में हम नहीं जानते हैं उनके बारे में भी यहाँ जाने, वो किस तरह से थे या किस तरह से अपना काम करते थे। उसी पहली कड़ी की शुरुआत मैं आज करने वाली हूँ। और आज मैं डॉक्टर आनंदीबाई जोशी के बारे में आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ, जो हमारी भारत की पहली महिला चिकित्सक थी। और जिस जमाने में वो डॉक्टर बनी थी उस समय क्या सिचुएशंस थे, किस तरह से उन्हें सिचुएशंस का सामना करना पड़ा, इसके बारे में मी थोड़ा सा आप लोगों के साथ में म्हणजे ज्याला आपण म्हणू गप्पा गोष्टी हितगुज करणार आहे। और किस तरह से आज हम लड़की यहाँ की शिखर पे पहुंच रही है, तो उसके लिए रास्ता उन्होंने बनाया है। ये बहुत ही एक सेशन मैंने ही थोड़ा सा आपको जानकारी देने की कोशिश करने वाली हूँ, तो आप बने रहिए। और सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो लोग माता रानी का उपवास रख रहे हैं, उसकी वह पूजा कर रहे, व्रत रख रहे, उनको भी मेरा प्रणाम। तो मैं थोड़ा आनंदीबाई जोशी के बारे में आपके साथ में बात कर रही हूँ। तो डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, उनको आनंदी गोपाल जोशी भी कहा जाता है, जो भारत की पहली महिला चिकित्सक है। और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से पढ़ाई करने के लिए और अपना 2 वर्ष का स्नातक पूरा करने के लिए अमेरिका जाने वाली भी पहली महिला थी। यानी इंडियन जो स्त्री थी उस समय में अपना घर छोड़कर भी बाहर नहीं निकलते थे, तो यहाँ तो देश छोड़कर दूसरी जगह जाकर उनको पढ़ाई करना था, तो वो पहली महिला थी। और आनंदी बाई जोशी का मूल नाम था यमुना। और उनका जन्म 31 मार्च 1865 में हुआ था। और वो एक मराठी ब्राह्मण फैमिली में उसका जन्म हुआ था। और उस समय जो ब्राह्मण लोग थे वो बहुत ही कर्मठ रहते थे अपने बारे में, तो ऐसे एक फैमिली में उनका जन्म हुआ। लेकिन उस समय के प्रथा के अनुसार जब बाल विवाह हो जाते थे, तो 9 साल की उम्र में ही उनका विवाह हो गया श्री गोपाल राव जोशी के साथ में। और वो उनसे उम्र में 20 साल बड़े थे, यानी आनंदीबाई 9 साल के थे तो उस समय वो 29 साल के थे। और उनकी पहली शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, यानी वो विधुर थे। और शादी के बाद में यमुना का नाम बदलकर आनंदी कर दिया गया। और गोपाल राव जो थे वो स्त्री शिक्षण के प्रति बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव थे, उनको लगता था कि स्त्रियों ने पढ़ना चाहिए। और ऐसी सोच उस समय रखना यानी बहुत बड़ा, यानी हम उस जमाने में तो उसको गुनाह माना जाता था। और इस तरह से अगर हम अपनी सोच को प्रमोट करते थे तो भी उनको बहुत सारे जो विरोध रहता था उसका सामना करना पड़ता था। तो आनंदीबाई ने डॉक्टर होने का फैसला क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। आनंदीबाई जब 14 साल की थी उस समय उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। तो 10 दिन के बाद ही उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। क्यों मृत्यु हो गई? क्योंकि उसको अच्छी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो आनंदीबाई को बहुत बड़ा आघात लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसी क्षेत्र में उसको काम करना है। तो उन्होंने चिकित्सक बनने का फैसला लिया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही काम करने का उन्होंने सोचा। और इस ऐसा करना यानी उस समय बहुत ही यानी पाप माना जाता था। आज के जमाने में जो हम पढ़ लिख रहे, गर्ल्स आगे बढ़ रही है, तो इसका श्रेय ना जो हमारे जो भी समाज सुधारक थे उनको दिया जाना चाहिए, और देते ही हम लोग, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो
गोपाल राव, उस समय आनंदीबाई को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो गोपाल राव ने उन्हें मिशनरी स्कूल में दाखिल करने का मैंने सोचा। तो वो जब रहते थे उस समय वो ठाणे में रहते थे, तो वहां पे किसी भी स्कूल में उनको दाखला नहीं दिया गया। और गोपाल राव एक पोस्ट ऑफिस में भी काम करते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कलकत्ता जाएंगे, और वहाँ कलकत्ता में उन्होंने अपना ट्रांसफर भी करवाया और आनंदीबाई के साथ में वो वहां गए। और वहां जाने के बाद उन्होंने उनका मिशनरी स्कूल में दाखला करवाया, और उस स्कूल में आनंदीबाई इंग्लिश और संस्कृत ये दोनों भी पढ़ने लगे। तो वहां उनकी पढ़ाई फिर स्टार्ट हो गई। और 1980 में एक ऐसा मोड़ आया कि गोपाल राव ने, जो रॉयल वाइल्डर नाम के एक प्रसिद्ध अमेरिकी मिशनरी थे, उनको एक खत लिखा, क्योंकि उनको अपनी पत्नी को आगे बढ़ाना था, और पत्नी ने जो इंटरेस्ट उनको बताया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इसके बारे में उनको आगे जाना था। तो उस समय अपने भारत में ऐसा कुछ चलन नहीं था स्त्रियों को पढ़ाने का, या फिर उतने विमेंस मेडिकल कॉलेज भी नहीं थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को अमेरिका भेजने का फैसला किया, और खुद के लिए भी वो वहां पे कोई जॉब मिलती है क्या, इसके बारे में उन्होंने रॉयल वाइल्डर नाम का जो मिशनरी चलाते थे उनको उन्होंने खत लिखा। तो वाइल्डर ने जो था, उन्होंने वो मिशनरी के एक अंक निकलता है जैसे पब्लिकेशंस होते हैं, उसमें एक खत को प्रकाशित किया। तो थियोडीसिया कारपेंटर नाम के न्यू जर्सी में रहने वाली एक स्त्री थी, उन्होंने ये न्यूज पढ़ी, और उसके बाद में उन्होंने आनंदी बाई और गोपाल राव को सपोर्ट करने का फैसला लिया। यानी देखिए, हम भारत में रहते थे और उन्होंने खत लिखा था अमेरिका के वाइल्ड जो मिशनरी थे उनको, और उन्होंने वो प्रकाशित किया, और वहां से उनको एक हेल्प मिला। जो थियोडेसिया कारपेंटर नाम की एक व्यक्ति थी, वो वैसे एक दिन अपने डेंटिस्ट के पास में बैठे थे, तो वो उन्होंने पढ़ा, और वहां पे फिर उन्होंने सोचा कि हमने इनको प्रमोट करना चाहिए या इनको मदद करनी चाहिए। और फिर उन्होंने इनके लिए मदद किया, और आगे चलकर कुछ दिनों बाद आनंदीबाई और जो थियोडेसिया कारपेंटर थे उनके बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता बन गया। यानी जैसे हम चाचा भतीजा रहते हैं, या मौसी और भतीजी रहती है, इस तरह का एक बहुत ही पक्का बॉन्ड जिसे हम कहेंगे, ऐसा एक बहुत गहरा रिश्ता उन दोनों के बीच में हुआ। और जब दोनों पति पत्नी कलकत्ता में थे, तभी आनंदीबाई की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी थी। यानी कलकत्ता में जब आनंदीबाई पढ़ रही थी, वहां रह रहे थे, तो थोड़ी थोड़ी उनकी तबीयत खराब हो रही थी, उन्हें बार बार सिर दर्द होता था, थकान महसूस होती थी, और कभी कभी बुखार भी आ जाता था, और कभी सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। तो थियोडेसिया जो थे, उन्होंने अमेरिका से भी उनके लिए दवाइयां भेजी थी, क्योंकि पहले से उनकी एक दूसरे के साथ में बहुत गहरा रिश्ता बन गया था। लेकिन उस दवाई का उनके ऊपर कुछ ऐसा ज्यादा असर नहीं हो रहा था। तभी भी 1983 में गोपाल राव ने सोचा कि हमें उन्हें भेजना चाहिए। तो श्रीरामपुर नाम की एक जगह है, वहां पे एक कॉलेज था, उन्होंने वहां पे उनको भेजा। और आनंदीबाई जोशी ने जोशी को उन्होंने बताया कि आप अगर उच्च विद्या विभूषित हो जाएंगे तो आपके नक्श कदम पे और भी औरतें यहाँ पे चलने वाली हैं। यानी वो उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि आपने यूएस या अमेरिका में जाके पढ़ना चाहिए। और आनंदी गोपाल जोशी ने पेनिसिल्वेनिया के वुमेन्स मेडिकल कॉलेज भी अप्लाई किया, और उन्हें वहां पे प्रवेश भी मिल गया। यानी वहां पे उन्होंने दाखिले के लिए अर्जी की थी, तो उन्हें वहां दाखिला भी मिल गया। और उस समय भारतीय समाज में इसकी बहुत आलोचना हुई, उनके ऊपर बहुत टीका की गई कि आप फॉरेन कैसे जा रहे, क्योंकि ऐसे बोलते थे कि 7 समुंदर पार, यानी अपना जो देश है उसको लांग कर कहीं नहीं जाना है। तो उनके ऊपर बहुत टीका हुई, उनको उस सब टीका का सामना करना पड़ा। और उन्होंने फिर सेरामपुर के कॉलेज के एक हॉल में ये जो अपना निर्णय उन्होंने लिया था वो बहुत सारे पब्लिक के सामने बताया, और भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति किस तरह वो काम कर सकती है, या किस तरह हमें डॉक्टर बनना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने वहां पे उसका महत्व बताया। और उन्होंने वो वहां जो भाषण किया, उस भाषण की बहुत प्रशंसा हुई, और उस भाषण को बहुत प्रसिद्धि मिली। और उन्हें संपूर्ण भारत भर से, यानी उनको जाने के लिए जो भी पैसा लगने वाला था,
वो जमा करने के लिए देनगी के स्वरूप में उनको बहुत पैसा वहां पे मिल रहा था। और उन्होंने अपना जो भाषण वहां पे किया था उससे बहुत ज्यादा उनको सराहा गया और आगे जाने के लिए उनको उससे मदद मिली। और आनंदीबाई सिर्फ 19 साल के थे तो उन्होंने अपने चिकित्सा का प्रशिक्षण प्रारंभ किया। 2 वर्ष की उनकी डिग्री थी एमडी की। उस डिग्री को लेने के लिए वो वहां पहुंच गए और उन्होंने 11 मार्च 1886 में अपना जो स्नातक रहता है यानी जो डिग्री की शिक्षा रहती है एमडी पूरी की। और उनके उस समय के थीसिस का सब्जेक्ट क्या था? तो ऑब्स्टेट्रिक्स अमंग द आर्यन हिंदूज, यानी जो हिंदू महिलाएं थी उस समय की, तो उनकी प्रसूति किस तरह से करनी चाहिए या किस तरह से होनी चाहिए इसके बारे में उन्होंने वहां पे थीसिस प्रस्तुत किया। और वो थीसिस को आज भी रेफरेंस के स्वरूप में लिया जाता है, ना ही भारत में तो अमेरिका में जो डॉक्टर्स होते हैं जो चिकित्सक होते हैं वो अभी भी उसको रेफरेंस के स्वरूप में लिया जाता है। यानी आप सोच सकते हैं कि उन्होंने किस लेवल का वहां पे शोध प्रबंध अपना बनाया होगा और किस तरह से उन्होंने स्टडी की होंगी, उतनी डीप स्टडी की होंगी। और उनको वहां पे उनके थेसिस को आज भी रेफरेंस ग्रंथ जिसे हम बोलते हैं, जैसे हमारी शास्त्र की संहिता होती है उन्हें हम रेफरेंस ग्रंथ बोलते हैं, और वो सालों साल तक वो चलता है तो वो अभी भी वहां पे यूज किया जाता है। तो उन्होंने जब अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की तो उस समय हमारे देश में ब्रिटिशों का राज चल रहा था। तो ब्रिटेन जो रानी थी विक्टोरिया, उन्होंने उनको खत लिखकर बधाई दी थी उनके डिग्री पूरी करने में, और इस तरह से उनकी सराहना की गई थी। फिर उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद आनंदीबाई 1886 में भारत लौट आए तो उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया। और उनको कोल्हापुर की रियासत में एक स्थानीय हॉस्पिटल था जिसका नाम था अल्बर्ट एडवर्ड। तो वहां पे उनकी महिला वार्ड में चिकित्सक के रूप में वहां पे उनकी पोस्टिंग हो गई, वहां पे वो चिकित्सक के रूप में कार्यरत रहे। और सिर्फ 2 से 3 महीने ही वो अपनी ये चिकित्सा की ड्यूटी निभा पाए, क्योंकि जब वो पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, है ना, जो उस समय बहुत घातक बीमारी मानी जाती थी। और इस ट्यूबरकुलोसिस के इसमें ही उनका इस महान चिकित्सक का वहां पे अंत हो गया। लेकिन अंत हुआ फिर भी वो सभी स्त्रियों के लिए एक मिसाल बन गई, क्योंकि उन्होंने जो डिग्री हासिल की थी, जो पढ़ाई की थी, और उन्होंने जो संदेश दिया था कि आप लोगों ने भी इस चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत होना है, खुद को आगे बढ़ाना है, ताकि उस समय जो महिलाओं के बारे में इतना ज्यादा सोचा नहीं जाता था। सभी को पता था कि अगर विधवा हो जाती थी महिला तो उसके बाल मुंडवा दिए जाते थे, उसको गंजा रखते थे, उसको अंधेरी जगह पे रखा जाता था। और उस जगह ना उसको धड़ खाने अच्छे से खाना पीना भी नहीं मिलता था। लेकिन अगर चिकित्सा उनको प्रॉपर दी जाए तो उन्हें जो भी बीमारियां होती थी उस बारे में हम उनको अवगत करा सकते थे, उनको ट्रीट करा सकते थे। बेटर लाइफ, जैसे हमारे हेल्थ बास्केट फोरम का एक मोटो है कि लिव द बेस्ट लाइफ, है ना। तो उस समय भी उनको बेटर लाइफ देने के लिए यहाँ मदद होती थी, क्योंकि उस समय हम देखते थे कि बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते थे और माता को उसके स्वास्थ्य के बारे में भी पता नहीं रहता था कि किस तरह से उन्होंने हेल्दी प्रेगनेंसी रखना है या 2 बच्चों के बीच में कितना डिफरेंस रखना चाहिए। तो ये अवेयरनेस भी नहीं होता था, क्योंकि महिलाओं को घर के बाहर निकलने की कोई भी मुभा नहीं थी उस समय। तो ये सब कुछ उनको मिले, यही प्रयास हमारे लिए आनंदीबाई जोशी ने किया। और हमारी भारत की वो हिंदू ब्राह्मण लड़की थी जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने गई थी और मेडिकल डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला थी। और उनकी वजह से आज हम उच्च शिक्षित हो रहे हैं। जैसे मैं भी एक डॉक्टर हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमें एक रास्ता उन्होंने हमारे लिए वहां पे क्रिएट करके दिया है। और आनंदीबाई जोशी के नाम से कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। तो ये एक गैर सरकारी संगठन है लखनऊ में, आईआरडीसी, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंस। तो वो आनंदीबाई जोशी के नाम से मेडिसिन के लिए एक पुरस्कार देते हैं। वैसे ही महाराष्ट्र सरकार भी महिला स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली
जो भी युवा महिलाएं होती है उनको भी फेलोशिप दी जाती है। और जो शुक्र ग्रह है, यानी ग्रह तारों में हम विश्वास रखते हैं, तो जो शुक्र ग्रह है उसमें भी जोशी नाम का एक गड्ढा है, यानी एक विवर वहां पे है, तो उसको जोशी ये नाम दिया गया है। इस तरह से आनंदीबाई जोशी अमर हो गई है। भले ही इनकी मृत्यु हो गई उस समय, लेकिन वो अमर हो गई है। और उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे रास्ते वहां पे खोल के दिए हैं। तो इस ग्रेट पर्सनालिटी को मैं शत शत नमन करती हूँ। और हमारा जो दुर्गा उत्सव अभी चल रहा है, तो इसके दौरान ये आज हमारा पहला सेशन था जो मैंने आपके सामने लाया है। और जो जानकारी मैं ग्रह संग्रहित कर पाई, उसी के ही अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए सेशन आज का यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो कुछ कम ज्यादा हो गया है तो आप सब लोग मुझे माफ करिए। और मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग भी आनंदीबाई जोशी का जो किरदार है, जो बुक है, उसको पढ़े और भी ज्यादा मालूमात हम वहां से हासिल करें। थैंक यू सो मच कहूंगी। हम सभी लोग एक दूसरे के साथ में जुड़कर बहुत अच्छे से यहाँ इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो भी